हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में साहित्य का विकास को पढ़ेंगे और उसके बाद विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं एवं उनके प्रकाशकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में साहित्य का विकास। तो कालक्रम में सबसे पहले हम प्राचीन काल को देख लेते हैं, जिनकी रचनाएँ प्रेम एवं वीर गाथा से संबंधित थी। वीर गाथा के अंतर्गत खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि राय की गाथा प्रसिद्ध थी एवं प्रेम गाथा के अंतर्गत अहिमन रानी, केवला रानी एवं रेखा रानी की गाथाएं प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार वीर गाथा एवं प्रेम गाथाओं को हमने देख लिया है। अब हम प्राचीन काल के प्रमुख कवि दलपत राम राव के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो याद रखिएगा, दलपत राम राव जो थे वे प्राचीन काल के कवि थे और दलपत राम राव खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि थे एवं इन्होंने 1494 ईस्वी में एक रचना लिखी जिसमें सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया गया था। इनके छत्तीसगढ़ी भाषा की रचना की दो पंक्तियां मैं आपको बता देता हूं। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गढ़ैया रही। यह प्रथम रचना थी दलपत राम राव के द्वारा लिखी गई, जो कि छत्तीसगढ़ी में थी। अगर एग्ज़ाम में आपको ये लाइंस दे दिया जाए और पूछा जाए कि यह किस रचनाकार के द्वारा लिखी गई है, तो आप बता दीजिएगा कि यह दलपत राम राव के द्वारा लिखी गई थी। प्राचीन काल के बाद हम मध्यकाल की ओर आगे बढ़ते हैं एवं मध्यकाल की कुछ लघु कथाओं को देख लेते हैं। तो मध्यकाल की लघु कथाओं में गोपल्ला गीत एवं ढोला मारू गीत प्रसिद्ध हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि गोपल्ला गीत कलचुरी वंश से संबंधित है। अब हम मध्यकाल के प्रमुख रचनाकारों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोपाल प्रसाद मिश्र, जो कि रतनपुर के कलचुरी वंश के दरबारी कवि थे और ये राजा राजसिंह के दरबार में रहते थे। इनकी रचनाएं जो हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके संबंध में एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इन्हें हम देख लेते हैं। गोपाल मिश्र की रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध है खूब तमाशा। खूब तमाशा रचना में इन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की आलोचना की है। तो याद रखिएगा, खूब तमाशा गोपाल प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद सुदामा चरित्र, भक्ति चिंतामणि, जैमिनी अश्वमेघ एवं रामायण प्रताप रचनाएं भी गोपाल प्रसाद मिश्र की हैं। तो खूब तमाशा, सुदामा चरित्र, भक्ति चिंतामणि, जैमिनी अश्वमेघ और रामायण प्रताप रचना गोपाल प्रसाद मिश्र से संबंधित हैं। इन रचनाओं में रामायण प्रताप रचना को उन्होंने पूर्ण नहीं किया था। गोपाल प्रसाद मिश्र के पुत्र थे माखन मिश्र, जिनके द्वारा रामायण प्रताप रचना को पूर्ण किया गया था। ठीक है। अब हम देखते हैं मध्यकाल के अन्य कवि बाबू रेवाराम को। बाबू रेवाराम जो थे वे रतनपुर क्षेत्र से संबंधित छत्तीसगढ़ी भजन के गायक थे। बाबू रेवाराम के क्षेत्र से संबंधित प्रश्न CGPSC में पूछा जा चुका है। तो आप याद रखिएगा कि बाबू रेवाराम का जो क्षेत्र है, यानी कि वह किस क्षेत्र से थे, तो वह था रतनपुर क्षेत्र। इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार किन्हें कहा जाता है, तो यह कहा जाता है बाबू रेवाराम को। अब इनकी रचनाओं में देख लेते हैं संस्कृत की रचनाओं को और हिंदी की रचनाओं को अलग अलग। तो संस्कृत की रचनाएं इनकी थी गीता माधव, गंगा लहरी और सार रामायण। ठीक है, गीता माधव, गंगा लहरी और सार रामायण जो हैं वे इनकी संस्कृत में लिखी गई रचनाएं हैं। एवं हिंदी में विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, कृष्णमाला, रामाश्वमेघ, तारीखे है वंशी। ठीक है वंशी कलचुरी वंश को ही कहा जाता था। तो इनकी हिंदी रचनाओं को फिर से रिपीट कर लेते हैं। विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, कृष्णमाला, रामाश्वमेघ और तारीखे है वंशी। इसमें दो रचनाएं जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो विक्रम विलास और दूसरा तारीखे है वंशी, क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न बन चुके हैं। तो आप इन्हें याद रखिएगा। इसके बाद एक अन्य कवि को देखते हैं जिनका नाम है लक्ष्मण कवि। लक्ष्मण कवि की भोसला वंश प्रशस्ति प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, लक्ष्मण कवि की रचना है भोसला वंश प्रशस्ति। इसके बाद शिवदत्त शास्त्री की रचनाओं को देख लेते हैं। तो शिवदत्त शास्त्री जो रचनाकार हैं, इनके इतिहास समुच्चय
और रतनपुर आख्यान, ये 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। तो इन 2 रचनाओं को याद रखिएगा शिवदत्त शास्त्री की। तो इनकी जो रतनपुर आख्यान और इतिहास समुच्चय, इन दोनों के ऊपर ही प्रश्न आ चुका है। तो शिवदत्त शास्त्री के इतिहास समुच्चय और रतनपुर आख्यान को जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ की कुछ पत्र पत्रिकाओं को देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रारंभ स्वतंत्रता के समय ही हुआ था एवं सबसे पहली जो पत्रिका थी उसका नाम था छत्तीसगढ़ मित्र। यह एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन प्रारंभ किया था माधवराव सप्रे के द्वारा। इसी कारण छत्तीसगढ़ में माधवराव सप्रे को पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। इनके सहयोगी के रूप में रामराव चिंचोलकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ की प्रथम पत्रिका थी। यह एक मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था माधवराव सप्रे ने। तो यह बातें याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता का जनक कहा जाता है एवं उनके सहयोगी थे रामराव चिंचोलकर। यह जो छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, यह पेंड्रा रोड बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था और यह 1900 सन में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह जो समाचार पत्र थी यह आर्थिक तंगी के कारण केवल 3 वर्षों तक चला था एवं 1903 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया था। तो ठीक है, यह हो गई छत्तीसगढ़ मित्र से संबंधित जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं अगली पत्रिका की ओर जिसका नाम था महाकौशल पत्रिका। महाकौशल पत्रिका का प्रकाशन 1936 में प्रारंभ हुआ था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्रिका थी और महाकौशल जो है वह एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में 1936 में प्रारंभ हुई थी, परंतु 1951 में आते आते यह दैनिक पत्रिका के रूप में परिवर्तित हो जाता है और 1951 में इन्हें पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा संपादित किया जाता है। इसके बाद कुछ अन्य समाचार पत्रों को देख लेते हैं। तो माधवराव सप्रे की 1908 में हिंद केसरी नामक प्रारंभ की गई एक समाचार पत्रिका अत्यधिक प्रसिद्ध है। चूँकि यह बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित थी, अतः यह केसरी में जो भी मराठा समाचार होते थे उनका हिंदी अनुवाद किया जाता था हिंद केसरी में, जिसका संपादन स्वयं माधवराव सप्रे करते थे और इसके संबंध में विवाद भी हुआ था, जिसके बाद 1908 को माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी हुई थी। इसके संबंध में मैंने वीडियो बना दिया है और यह छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में आप देख सकते हैं। इसके बाद अगले समाचार पत्र को देखते हैं, सूर्योदय, जिसे प्रारंभ किया था कन्हैया लाल शर्मा जी ने और यह प्रकाशन प्रारंभ हुआ था 1915 में। इसके बाद देखते हैं अगला 1921 में प्रारंभ की गई अरुणोदय समाचार पत्र को, जिसका प्रकाशन किया था ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने। एवं 1922 में असहयोग आंदोलन के बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा जब जेल में थे तो उनके द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थली या जेल पत्रिका नामक पत्रिका का प्रारंभ किया गया था और इसमें पृष्ठों की संख्या 18 थी। यह पृष्ठों की संख्या एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आप याद रखिएगा, 1922 में जेल पत्रिका पंडित सुंदरलाल शर्मा, 1921 में अरुणोदय पत्रिका ठाकुर प्यारेलाल सिंह, 1915 में सूर्योदय कन्हैया लाल शर्मा और 1908 की हिंद केसरी माधवराव सप्रे के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसके बाद 1924 में प्रकाशित कान्य कुब्ज पत्रिका को देख लेते हैं, जिसे पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके बाद 1935 में रायपुर विकास परिषद के द्वारा उत्थान नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्थान पत्रिका का संबंध किस महापुरुष से है, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी से है, अगर ऑप्शन में पंडित रविशंकर शुक्ल दिया हुआ हो तो उसका उत्तर वही लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 1936 में प्रारंभ की गई महाकौशल पत्रिका, जिसका प्रारंभ किया था अंबिका चरण शुक्ल ने। मैंने आपको पहले बताया था कि इसका प्रकाशन 1936 में प्रारंभ हुआ था एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में, एवं इसे प्रारंभ करने वाले थे अंबिका चरण शुक्ल, परंतु 1951 में यह दैनिक पत्रिका बन जाती है एवं पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा इसका संपादन किया जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं 1959 में नई दुनिया का नाम बदलकर देशबंधु रख दिया गया था। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु आप इसे याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं 1959 में ही श्री सतीश बनर्जी के द्वारा दंडकारण्य नामक समाचार पत्र को, जो कि जगदलपुर से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था और यह 3 भाषाओं में अंग्रेजी, हिंदी और हल्बी भाषा में प्रकाशित होती थी। तो याद रखिएगा, बस्तर क्षेत्र में कुछ ही पत्र पत्रिकाएँ हैं और इनके संबंध में एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो श्री सतीश बनर्जी के द्वारा 1959 में प्रारंभ की गई दंडकारण्य साप्ताहिक समाचार पत्रों का अवश्य याद रखिएगा, जिसे अंग्रेजी, हिंदी और हल्बी 3 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। इसके बाद लाला जगदलपुरी के द्वारा 1984 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र बस्तरिया का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जो कि जगदलपुर से प्रकाशित होता था और यह हिंदी और हल्बी 2 भाषाओं में प्रकाशित होता था। ठीक है। इसके बाद 1988 में दैनिक भास्कर का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यह आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य समाचार पत्रों को। तो हिजाब के पीछे, याद रखिएगा यह नाम, हिजाब के पीछे, यह एक पत्रिका का नाम है जो कि उर्दू में प्रकाशित होता था और साप्ताहिक समाचार पत्र भी था। इस हिजाब के पीछे पत्रिका की विशेषता यह है कि यह वर्तमान में भी प्रकाशित हो रही है। आगे चलकर देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा का एकमात्र समाचार पत्र। याद रखिएगा, पहले जो पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी वे कोई भी केवल छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित नहीं होती हैं, मतलब अभी तक जो चल रही हैं। तो छत्तीसगढ़ सेवक एकमात्र छत्तीसगढ़ी समाचार पत्र है जो कि रायपुर से प्रकाशित होता था और अभी तक प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख गीत और कविताओं को। इन गीत और कविताओं को हम देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कुछ पुस्तकों को। उसके बाद अगले वीडियो में हम आधुनिक काल के जो कवि, लेखक एवं उपन्यासकार हैं उन सभी को देखेंगे। तो वर्तमान में हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख गीत एवं उनके रचनाकार कौन कौन से हैं। तो 82 के नांगर गीत, यह जो रचना है इसका नाम है 82 के नांगर गीत और इसके रचनाकार हैं कुंज बिहारी चौबे। एवं सुराज गीत, फाल्गुन गीत और डबकत गीत, सुराज गीत, फाल्गुन गीत और डबकत गीत को लिखा है द्वारिका प्रसाद तिवारी ने। इसके बाद डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के द्वारा रचित दुनिया अठवारी बाजार रे को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनके द्वारा राजगीत भी लिखा गया है अरपा पैदी के धार। तो इनकी यह रचना याद रखिएगा, यह एक गीत है दुनिया अठवारी बाजार रे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ पुस्तकों को। तो हॉलैंड की स्वाधीनता का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई थी बैरिस्टर छेदीलाल के द्वारा। एवं आयरलैंड का इतिहास नामक पुस्तक ली गई थी पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा फ्रांस राज्य क्रांति एवं ग्रीस का सुधार नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो यह 3 जो पुस्तकें यह महत्वपूर्ण है, आप जरूर याद रखिएगा। हॉलैंड की स्वाधीनता का इतिहास बैरिस्टर छेदीलाल, आयरलैंड की स्वाधीनता का इतिहास पंडित रविशंकर शुक्ल, फ्रांस राज्य क्रांति और ग्रीस का सुधार 2 पुस्तकें थी जिसे लिखा था ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। इसके बाद बस्तर के 2 रचनाकार हैं लाला जगदलपुरी और केदारनाथ ठाकुर। इनकी रचनाओं में कन्फ्यूजन होता है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बस्तर का खूनी इतिहास, ठीक है, बस्तर का खूनी इतिहास पुस्तक लिखा है केदारनाथ ठाकुर ने। अक्सर लाला जगदलपुरी नाम ज़्यादा बस्तर से रिलेटेड लगता है, परंतु बस्तर का खूनी इतिहास केदारनाथ ठाकुर ने लिखी है। एवं बस्तर की संस्कृति और इतिहास नामक पुस्तक लिखा है लाला जगदलपुरी ने। ठीक है। इसके बाद 2 फैक्ट देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता किन्हें कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता कौन थे, तो यह थे मुकुटधर पांडे। ठीक है। एवं दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ी भाषा का सबसे पुराना शिलालेख प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा का सबसे पुराना शिलालेख प्राप्त हुआ है दंतेवाड़ा से। यह तो हो गई कुछ पुस्तकें, पत्रिकाएं, कविता एवं रचनाएं तथा प्राचीन एवं मध्यकाल की कवि एवं कविताएं। अगले वीडियो में हम आधुनिक काल की रचनाओं के साथ आएंगे। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।